मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई डॉक्टर आपको कहता है कि हार्ट की आर्टरीज में, वेन्स में ब्लॉकेज है, 70% तक है, तब तो आप बिल्कुल हंसी खुशी रहिए, कोई चिंता की बात नहीं। 75 है, 80 है, 85 है, तो आप चिंता करिए और इस ब्लॉकेज को निकालने के लिए कुछ काम शुरू करिए। आप बोलेंगे ऑपरेशन है, ऑपरेशन उसका इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है मैं बताता हूं आपको। ऑपरेशन होता क्या है, एक ऑपरेशन है जिसमें आपको एंजियोप्लास्टी किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि मैंने बताया ये जो एक तरह की आर्टरी है, मान लीजिए इसमें से ब्लड जाना है और ये रुक गई है, तो डॉक्टर एक छोटी सी स्प्रिंग है वो आपके आर्टरी में डालेगा, कट करेगा, यहां से आर्टरी को उठाएगा और स्प्रिंग उसमें इंसर्ट कर देगा। और स्प्रिंग इतनी बड़ी होती है, वो जो बॉल पेन में आपने देखा है कि स्प्रिंग होती है, एग्जैक्टली वही स्प्रिंग, एग्जैक्टली वही स्प्रिंग, बस उसपे मेडिकेशन किया हुआ होता है, दवा उसपे लपेटी हुई होती है। वो स्प्रिंग 10 रुपए की बनती है, लेकिन आपके हार्ट में डलने के बाद उसकी कीमत 2 लाख रुपए हो जाए, सिर्फ 10 रुपए की बनती है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इतनी लूट मची है। हाँ, इतनी ही लूट मची है इस देश में। 10 रुपए की चीज को आपके हार्ट में डाल के वो कहेगा कि अब तो 2 लाख का बिल हो गया, 2.5 लाख का बिल हो गया, 3 लाख का बिल हो गया। आपको पता नहीं है, आप क्रॉस चेक नहीं करते और हम ये मान के बैठे हैं कि ये तो भगवान है जो डॉक्टर है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि भगवान जब होता था डॉक्टर तब होता था, अब नहीं। अब तो वो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है। भगवान फिर भी आपकी जान ही लेगा, ये तो इतना शैतान है कि जान भी लेगा, पैसे भी निकाल लेगा आपके घर से। हाँ, ये तो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक। इसलिए मैं आपको थोड़ा अवेयर करना चाहता हूं कि हार्ट की प्रॉब्लम लेके कभी भी किसी डॉक्टर के पास आप जाएं और कोई डॉक्टर आपको ये कह दे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसके कारण ब्लॉकेज आ गया है, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, इसके कारण ब्लॉकेज आ गया है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए जब तक आप अपनी रिपोर्ट नहीं देख लेते कि इसमें कितना % है। अगर 70 या 70 से नीचे है तब तो चिंता करने की बात ही नहीं। घर आइए, आराम से सोइए, खाइए पीजिए। 70 प्लस है तो जरूर थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन उस चिंता को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑपरेशन उसका उपाय नहीं है। क्यों? मान लीजिए उसने एक आर्टरी को कट किया और एक स्प्रिंग डाल दिया। स्प्रिंग मैंने कहा इतनी सी है, इतनी सी स्प्रिंग यहां आ गई, ठीक है। अब ये स्प्रिंग डाल दी तो इसमें होगा क्या कि आर्टरी का थोड़ा एक्सपेंशन हो गया, तो खून ज्यादा जाने लगेगा। 1-2 दिन आपको बहुत रिलीफ लगेगा, लेकिन आगे और पीछे जहां स्प्रिंग है ना, उसके आगे और उसके पीछे वहां फिर जमा हो जाएगा क्या? कचरा, कीचड़, कोलेस्ट्रॉल फिर जमा हो गया, तो फिर तकलीफ आएगी आपको। फिर दोबारा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर कहेगा आपको एक और एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा। तो जहां पे उसने स्प्रिंग डाला था उसके आगे पीछे और एक डाल देगा, फिर आपका 2-2.5 लाख का खर्चा। फिर उसमें क्या होगा, जहां स्प्रिंग पड़ गई वहां से तो ब्लड निकल गया, फिर उसके आगे और पीछे फिर वही समस्या। मतलब सीधा सा ये है कि ब्लॉकेज होने की टेंडेंसी जब तक आपके ब्लड में रहेगी तब तक ये होता ही रहेगा, आप चाहे कितनी एंजियोप्लास्टी करा लीजिए। और एक आर्टरी में 2 या 3 से ज्यादा एंजियोप्लास्टी हो नहीं पाती क्योंकि वो बहुत वीक हो जाती है। तब डॉक्टर आखिर में कहता आप बाईपास सर्जरी करा लो। बाईपास सर्जरी में क्या होगा, जो आर्टरी है उसके पैरेलल एक दूसरी आर्टरी लगाएगा और इसको बंद कर देगा। लेकिन अगर ब्लॉकेज की टेंडेंसी उसमें भी बनी हुई है तो थोड़े दिन में उसमें भी ब्लॉकेज आ जाएगा। कीचड़ भरने की अगर नाली में टेंडेंसी है तो नाली कितनी भी नहीं बनाते रहो, कीचड़ भरने ही वाला है। आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि पानी के साथ नाली में कीचड़ ही ना जाए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़े ही नहीं, ट्राइग्लिसराइड बढ़े ही नहीं। और कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो वो बढ़े जो अच्छा वाला है, जिसको हम HDL कहते हैं। खराब वाला क्यों बढ़े, LDL और VLDL। तो मूल बात जो हमें समझने की है वो ये कि हार्ट की प्रॉब्लम में कभी भी आपको डायग्नोसिस कर दिया किसी डॉक्टर ने कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, हार्ट फेल होने वाला है, कार्डियक अरेस्ट होने वाला है क्योंकि आपकी आर्टरीज में यहां ब्लॉकेज है, यहां ब्लॉकेज है, तो इसमें चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता करेंगे आप, घबराएंगे, घबराहट में वो सारे पैसे आपके निकाल लेगा, क्योंकि यही आपका वीक पॉइंट है। आप चिंतन ये करिए कि मेरे ब्लड में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ क्यों रहा है, ये कम हो जाना चाहिए। अब ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही ब्लॉकेज है, तो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण जान लीजिए।
किन कारणों से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और किन कारणों से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जिंदगी में जितने भी लोग डालडा खाते हैं, डालडा आप समझते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ये डालडा सबसे खराब वस्तु है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। खराब कोलेस्ट्रॉल मैंने फिर बोला एलडीएल और वीएलडीएल। एलडीएल और वीएलडीएल आपके खून में सबसे ज्यादा तब बढ़ता है जब आप डालडा खाते हैं और रिफाइंड ऑयल खाते हैं और डबल रिफाइंड ऑयल खाते हैं, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल खाते हैं। तो रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल, डालडा, ये 4 नाम हमेशा याद रखिए जो सबसे खतरनाक है आपकी जिंदगी के लिए। इनसे जुड़े हुए अगर प्रोडक्ट आपके घर में हैं, डालडा या डालडा का कोई भी प्रोडक्ट, XYZ ब्रांड नेम से आ सकता है। रिफाइंड ऑयल का कोई भी प्रोडक्ट XYZ नेम से आ सकता है। वो रुचि हो सकता है, वो सोया हो सकता है, वो गगन हो सकता है, वो पता नहीं क्या क्या नाम से हो सकता है। ये सब वो प्रोडक्ट हैं जो आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। खराब माने एलडीएल और वीएलडीएल, उसके कारण आपको ब्लॉकेज है। तो क्या करना चाहिए? इमीडिएट आपको फैसला करना चाहिए कि भाई हमारे घर में डालडा नहीं आएगा, हमारे घर में कोलेस्ट्रॉल खराब बढ़ाने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो डालडा हटा दीजिए, अपने भोजन से डालडा निकाल दीजिए और रिफाइंड ऑयल भी निकाल दीजिए, डबल रिफाइंड भी ऑयल निकाल दीजिए। तो रिफाइंड और डबल रिफाइंड और डालडा निकालते ही आपका कोलेस्ट्रॉल घटना शुरू हो जाए इमीडिएट। और अगर आप चाहें तो 3 महीने ऐसा खाना खा के देख लीजिए जिसमें डालडा की एक बूंद भी ना डाली गई हो और रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल ना इस्तेमाल किया गया हो। 3 महीने में वो डॉक्टर ही कह देगा अरे आपका तो बहुत कम हो गया एलडीएल और वीएलडीएल। तो कारण आपको पता होना चाहिए। कारण सबसे बड़ा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट अटैक लाता है, कार्डियक अरेस्ट लाता है, उसको लाने वाला जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है आपके रसोई में, वो डालडा है, रिफाइंड ऑयल है, डबल रिफाइंड ऑयल है। अब आप उल्टा कहेंगे कि डॉक्टर तो सब बोलते हैं रिफाइंड ऑयल खाओ, हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है तो डबल रिफाइंड खाओ और अच्छा है। डॉक्टर इसलिए बोलते हैं कि उनका आपस में एक दूसरे के साथ जबरदस्त कनेक्शन है। रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल बेचने वाली कंपनियों का डॉक्टरों के साथ कनेक्शन है। डॉक्टर उनका जितना भी प्रिस्क्रिप्शन करेंगे कंपनियों का धंधा चलेगा, कंपनियों का धंधा चलेगा तो डॉक्टरों का भी धंधा चलेगा। लोग जितना ज्यादा रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे उतना हार्ट अटैक आएगा, उतना हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टरों की भी चांदी है, कंपनियों की भी चांदी। इसलिए आप विज्ञापन देखकर टेलीविजन पर कभी भी जिंदगी के बारे में फैसला मत करिए। टीवी पर ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं, कोई पत्नी अपने पति के बारे में बात करती हुई कहती है कि इनको तो ये तकलीफ है तो मैं उसी दिन से सोया वनस्पति ऑयल ले आई, तो ये ऑयल ले आई, तो वो ऑयल ले आई। बस यही खतरनाक, क्योंकि एक भी विज्ञापन सच नहीं होता और सच विज्ञापन करने की उनकी कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनको झूठ बोलने का लाइसेंस दिया है। एक भी विज्ञापन सच नहीं होता और सच बात विज्ञापन में बताई नहीं जाती। तो आप टीवी विज्ञापन देखकर कभी भी ये डिसाइड मत करिए कि हमारे घर में क्या लाना है क्या नहीं लाना है। वो ऑयल के बारे में है तब तो बहुत कॉशियस नहीं। तो आप जैसे ही डालडा हटाएंगे, जैसे ही ये रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल हटाएंगे, 3 महीने आप देशी घी में खाना बना के खा लीजिए, देशी घी, आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये महत्व की बात है, जो आपने कहा वो भी नकली है, तो असली बना लीजिए घर में। दूध आपके पास आता है, दही बना लीजिए, उसमें से मक्खन निकाल लीजिए, मक्खन को गर्म करके घी बना लीजिए, वो आपके घर में ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप घी के लिए देशी घी जितना ज्यादा खाएंगे बैड कोलेस्ट्रॉल उतना कम बनेगा, डालडा जितना खाएंगे बैड कोलेस्ट्रॉल उतना ज्यादा बनेगा, रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे और ज्यादा। तो पहली बात अपने जीवन में याद रखिए कि हार्ट से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम में तेल तुरंत बदल दीजिए। फिर आप बोलेंगे अच्छा डालडा छोड़ दिया, तो डालडा छोड़ के घी पे आ जाइए। और घी में मैं आपसे कह चुका हूं कि गाय का हो तो बहुत अच्छा है। गाय का घी जिस पर 12 साल मैंने रिसर्च किया है, 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। गाय के घी में ऐसी तासीर है। सरों का तेल, हाँ मैं बताता हूँ, 1 मिनट। गाय का घी 12 साल तो मैं रिसर्च कर लिया, हजारों साल हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च कर लिया।
गाय का घी 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ने नहीं देता, कितना भी खा लें, 1 ग्राम भी नहीं बढ़ने देता। बढ़ने देता है जो घी वो भैंस का है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भैंस का घी तो छोड़ ही देना अच्छा है, गाय का घी कहीं से अरेंज करना। अब आप बोलेंगे गाय नहीं है तो गाय लाइए, गौशाला है पटियाला में, वो गौशाला वालों से निवेदन करिए, वो देशी गाय पालेंगे, आपको घी भी देंगे, दूध भी मिलेगा। ये सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। बात जो मोटी समझने की है वो गाय के घी की है। दूसरी जानकारी कि आपके घर में तेल एकदम शुद्ध लाइए। ये जो रिफाइंड तेल है ना ये छोड़ दीजिए, शुद्ध तेल लाइए। शुद्ध तेल कैसा? सरसों आपके बाजार में मिलती है, सरसों लेके जाइए, तेल निकालने वाली मशीन को दीजिए कि भाई मेरा तेल निकाल के दो। तो जिस कंडीशन में वो तेल निकाल के देता वही शुद्ध है। ज्यादा से ज्यादा उसको फिल्टर करा लीजिए। एक फिल्टर्ड ऑयल आता है और एक रिफाइंड ऑयल आता है। रिफाइंड ऑयल गलती से भी मत लाइए, फिल्टर्ड लाइए। फिल्टर माने छान के, बस इतना ही है, उसमें कुछ केमिकल मिक्सिंग नहीं है। तो आप फिल्टर ऑयल लाएंगे, सरसों का लाएं तो, नारियल का लाएं तो, मूंगफली का लाएं तो, तिल का लाएं तो, जो तेल आप खाते हैं। वैसे आपके लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का ही है, क्योंकि हम नॉर्थ बेल्ट में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए सरसों बहुत अच्छा है। तो सरसों का तेल तो सबसे ही अच्छा है। लेकिन कोई लोग ऐसे भी हैं जो नारियल का तेल खाते हो या मूंगफली का खाते हो या तिल का खाते हो, उनके लिए भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि शुद्ध तेल लाइए। नारियल का लाएं तो, तिल का लाएं तो, मूंगफली का लाएं तो। आप कहेंगे वो बहुत गाढ़ा होता है। मैं आपको एक जीवन का ऐसा सच बताना चाहता हूं जो डॉक्टर जानता है लेकिन वो बताता है। तेल जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा, दूध जितना पतला होगा उतना अच्छा। तेल जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा, दूध जितना पतला होगा उतना अच्छा। अब पतला दूध आपको चाहिए तो वो गाय पे ही मिलेगा, भैंस का तो नहीं मिलेगा। और गाढ़ा तेल चाहिए तो शुद्ध तेल ही गाढ़ा होता है, रिफाइंड तेल तो बिल्कुल पानी के जैसा है। तेल को जब शुद्ध रूप में हम प्राप्त करते हैं, फिर इसको रिफाइन करने के लिए जो केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं वो खतरनाक है हार्ट के लिए। वो सब हमारे एलडीएल और वीएलडीएल को बढ़ाने वाले हैं वो सारे। मेरे कुछ मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग गांव में, माने अलग अलग शहरों में काम करते हैं। हम सबका एक ग्रुप है। हमने एक ग्रुप स्टडी किया पिछले 10 साल कि जिसके क्लिनिक में, जिसके पास भी हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, ऑपरेट करने के पहले उसका पूरा हिस्ट्री लेना, तब ऑपरेशन करना। और हिस्ट्री में पहला ही सवाल हम पूछते हैं, तेल कौन सा खाते हो? तो 10 साल जितने भी मरीजों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की, 90% मरीज वो थे जिनको हार्ट अटैक आया और रिफाइंड तेल खाते, और डबल रिफाइंड खाते उनको और जल्दी आता है। और जो मरीज हमको आके बोलते हैं कि जी हम तो शुद्ध तेल खाते हैं, प्योर तेल खाते हैं, वो सिर्फ 10% ही है। माने 90% खतरा ज्यादा है हार्ट अटैक होने का जब आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, डालडा खा रहे हैं, डबल रिफाइंड खा रहे हैं। तो तेल बदल दीजिए, घी बदल दीजिए। डालडा की जगह देशी घी लाइए। देशी घी गाय का होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भैंस का ला रहे हैं तो मात्रा थोड़ी कम करिए, ज्यादा मत खाइए। जितना खा सकते, जितना पचा सकते हैं उतना ही खाइए। ये महत्व की बात है कि घी, देशी घी कभी भी गाय का होगा तो 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा। इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि 10 साल मैं कर चुका हूं ये काम, और मुझसे पहले पुराने वैद्यों ने सैकड़ों साल ये काम करके देख लिया। हमारे पुराने जमाने का याद करिए, हमारे दादा दादी, नाना नानी आधा आधा कटोरी घी खाते थे, किसी को हार्ट अटैक नहीं था। हाँ, बस यही बात है महत्व की। मेहनत भी करते थे, खेत में जाते थे, हल चलाते थे, कुदाली चलाते थे, 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे, कंधे पर वजन रख के चले जाते थे, तो मेहनत उनकी होती थी। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो घी के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड के साथ है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो घी बिल्कुल पचेगा, आपको चिंता मत करिए। आप कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वही घी मारेगा फिर आपको। तो घी का कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आप मेहनत नहीं करते, छोटे छोटे काम में भी हम मेहनत से अब चुराने लगे हैं अपना जी।
ट्रैक्टर आ गया तब से तो और ज्यादा जी चुराना हमने शुरू कर दिया है। हर काम के लिए और स्कूटर या मोटरसाइकिल यूज करते हैं, कार यूज करते हैं। सब्जी भी लेने जाएंगे तो उसके लिए हमें ये सब लगता है। पैदल चलना हमारा इतना कम हो गया है, पहले बहुत पैदल चला जाता था, साइकिलें होती थी, पैदल चलते थे, तो ये सब फिजिकल वर्क पहले था, अभी बहुत कम है। तो इसमें घी का क्या दोष है? आप घी को गाली क्यों देते हैं? अपने को गाली दीजिए ना, हम मेहनत नहीं करते, हम निकम्मे हो गए, हम कामचोर हो गए, इसलिए ये प्रॉब्लम है। इसमें घी का कोई दोष नहीं। घी का दोष तब आएगा जब आप मेहनत भी करें और उसके बाद भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े तब, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। मेहनत करने वालों को घी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए आप घी तो रखिए, देशी घी अपने घर में, रसोई में। डालडा निकालिए, रिफाइंड और डबल रिफाइंड हटाइए, तो तुरंत आपका कोलेस्ट्रॉल घटना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक जानकारी मैं कल दे चुका हूं, आपको रिपीट कर रहा हूं। जैसे ही नमक बदल देंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। नमक कल मैंने बताया, समुद्री नमक छोड़कर आप सेंधा नमक पे आ जाएंगे, काले नमक पे आ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल अपने आप गिरने लगेगा, ट्राइग्लिसराइड गिरने लगेगा। तो ये दूसरी बात याद रखिए। और तीसरी बात ये याद रखिए कि जितनी ज्यादा छिलके वाली दाल और छिलके वाली सब्जियां खाएंगे उतना ही कोलेस्ट्रॉल आपका घटता चला जाएगा। छिलके वाली दाल और छिलके वाली सब्जियां, जैसे लौकी है, तोरई है, टिंडा है, कद्दू है, करेला है, इन सब सब्जियों में हम छिलका उतारते हैं। ये मत उतारिए, छिलका उतारना बंद कर दीजिए, क्योंकि सब्जियों का सबसे ज्यादा प्रोटीन छिलके में है और फाइबर भी छिलके में है। तो आप छिलके वाली सब्जियां खाइए। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सब बात उनके लिए हो रही है, सब के सब छिलके वाली सब्जियां खाएं। आलू भी छिलके के साथ खाएं तो अच्छा है, आलू का भी छिलका ना होता है। तो आप कहेंगे फिर स्वाद नहीं लगेगा, लगेगा। आलू को उबालें और उबालकर सब्जी में डालें, छिलका ना उतारें तो भी स्वाद लगेगा। तो आलू है, गोभी है, पत्ता गोभी है, या तो पत्ता गोभी और गोभी का जो छिलका समझते हैं, वो जो डंठल होते हैं, छोटे छोटे पीस काट के आपकी सब्जी में रखिए। उनको बहुत काम की चीज है, जो आप निकाल देते हैं वो बहुत काम की चीज है। करेले का छिलका कभी मत उतारिए, लौकी का मत उतारिए, तोरई का मत उतारिए, कद्दू का मत उतारिए। ज्यादातर सब्जियां छिलके वाली खाना शुरू कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल अपने आप घटने लगेगा, खराब होगा। हाँ, मैं आपको वो भी बता दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए। छिलके वाली सब्जियां भरपूर खानी है, छिलके वाली दालें खानी है। मूंग की दाल खानी है तो छिलके वाली, उड़द की दाल खानी है तो छिलके वाली, माँ की दाल खानी है तो उस पर छिलका रहे, अरहर की दाल में छिलका, माने बिना पॉलिश की हुई दाल छिलके वाली। और चावल भी आप खाइए, वो भी छिलके वाला। चावल एक आता है छिलके वाला, एक बिना छिलके वाला। जो छिलके वाला चावल है वो रेड कलर का होता है, हल्के से लाल रंग का होता है, उस पर पॉलिश नहीं होती। तो बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाइए, बिना पॉलिश की हुई दाल खाइए। पकता नहीं है। हाँ, पकेगा। कैसे पकेगा, तरीका मैं बता देता हूँ। हाँ, ब्राउन राइस जिसको आप कहते हैं, वो छिलके सहित होता है, इसलिए ब्राउन है। वो बहुत अच्छे से पकता है। कैसे पकता है? चावल को पकाते समय थोड़ा 2 बूंद घी डाल दीजिए, बहुत अच्छे से पकता है, बहुत अच्छे से पकता है। या चावल पकाते समय थोड़ा नींबू निचोड़ दीजिए उसमें, बहुत अच्छे से पकता है। एक एक दाना उसका खिला अलग रहता है। तो छिलके वाला चावल, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, ये सब खाना है। हर उस मरीज को जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हार्ट के अटैक आने की संभावना है, या आर्टरीज और वेन्स में कचरा जमा हो गया। 3 बातें हुई। चौथी बात और एक जानकारी दे दूं कि जो रोटी आप खा रहे हैं, रोटी मोटे अनाज की खाइए। जितना मोटा अनाज उतना ही हार्ट के लिए अच्छा। जैसे मक्की है, बहुत अच्छी है हार्ट के लिए। बाजरी है, बहुत अच्छी है हार्ट के लिए। ज्वारी है, बहुत अच्छी है हार्ट के लिए। गेहूं उतना अच्छा नहीं है हार्ट के लिए। अगर गेहूं खाना ही है तो अकेला गेहूं मत खाइए, उसमें मिक्स करिए। क्या मिक्स करें? थोड़ा चना मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सोयाबीन, थोड़ी ज्वारी, ऐसी चीजें मिक्स करिए जो मोटे अनाज में आती है। फिर उसकी रोटी बनाइए। मिस्सी रोटी कहते हैं या क्या रोटी कहते हैं? मिस्सी रोटी, यस, वो खाइए आप।
गेहूं की रोटी कभी भी मत खाएं, ना खाएं वो सभी पेशेंट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। मिस्सी रोटी खाएं, मोटी रोटी खाएं। और जब गेहूं आप पीसने के लिए लेके जाते हैं चक्की पर, और गेहूं के साथ बहुत सारी चीजें, तो उसको बोल करके मेरा आटा मोटा पीसो, बारीक मत पीसो। और बिना रोले तो हाँ, मेरा आटा मोटा पीसो, बारीक मत पीसो। और वो आटा घर में लाके कभी भी छलनी से छानना नहीं, क्योंकि उसकी जो चोकर आपने निकाल दी वही आपके हार्ट को बचाने वाली है। जो ऊपर के छिलके हैं, जो चोकर है, वही आपके खून को पतला करती है। तो इसलिए इस तरह से आप अपने लाइफ को थोड़ा एडजस्ट करिए। अगर हार्ट की प्रॉब्लम, अगर आपने ये सब शुरू कर दिया और थोड़ी 2-3 चीजें और अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है। शाम को मैंने कहा खाने के बाद कम से कम 1000 कदम पैदल चलना, आपको वॉकिंग करना शाम को बहुत जरूरी है। दोपहर के खाने के बाद आराम करना बहुत जरूरी है, थोड़ा वज्रासन में बैठना बहुत जरूरी है। ये सब करते हुए अगर आपने अपने आप को ढाल दिया तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कितना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहने दो। और लगातार आप इस हैबिट में आ जाएंगे जो मैं बता रहा हूं, तो आपका 6-8 महीने में कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कैसे हो गया। आपने फूड हैबिट्स थोड़ी सी चेंज की, वो हो गया। जो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें हैं वो हटाते गए, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें उनको बढ़ाते गए, आप ठीक हो गए। तो बिना मेडिसिन के, बिना ट्रीटमेंट के, बिना ऑपरेशन के आप अपने हार्ट की प्रॉब्लम को ऐसे ठीक कर